नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र है और मैं पेशे से पत्रकार हूँ और ये मेरा छोटा-सा मैंने चैनल स्टार्ट करने की कोशिश की है और जहाँ पे मैं जितनी भी जगह यात्राएँ करूँगा, मैं उस पे उस सिलसिले में आपसे बात करूँगा। तो पिछले 20 दिनों से मैं बिहार में था और बिहार में मैंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को हमने कवर किया। तो हमने ग्राउंड पे क्या देखा, क्या उसमें उसमें इंडिया अलायंस के गठबंधन थे, तो उनकी उस चुनाव को लेके उस यात्रा से क्या बदलाव चुनाव में दिखेगा और बिहार चुनाव से क्या कितना प्रभावित होगा, ये बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोहित कुशवाहा। ये भी अपने चैनल के लिए इन्होंने भी यात्रा को कवर किया, तो हम इस सिलसिले में इनसे बात करेंगे कि ये कितना जो है ज़मीन पे उस चीज़ को देखते हैं, जो राहुल की यात्रा थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखी। सोशल मीडिया पर अलग ही तरह का बज़ क्रिएट था। लेकिन वो ग्राउंड पे कितना दिखा, उसका कितना असर दिखेगा और कितना कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस उसको कैश करा पाती है, वोटर अधिकार यात्रा को, जो एसआईआर को लेकर के बड़ा इश्यू था, बनाया गया विपक्षी दलों द्वारा। तो उसी में बात करने के लिए हमारे साथ मोहित सिंह कुशवाहा हैं। तो सर नमस्कार आपको। नमस्कार उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपने साथ जोड़ने तो के सर लिए। बताइए कैसा आपने, मुझे लगा स्टार्टिंग से आपने यात्रा को देखा, 16-17 दिन जो भी यात्रा चली और 1 तारीख को उसका समापन भी पटना में हुआ। तो किस तरह से आप इस यात्रा को देखते हैं? कैसे कितना प्रभाव देखते हैं उस यात्रा का? क्या हासिल देखते हैं कांग्रेस को आप? अ, उपेंद्र, मुझे लगता है कि ये जो पूरी यात्रा सासाराम से शुरू हुई, फिर औरंगाबाद, गया और तमाम जिलों से सीमांचल होते हुए हर एक जगह हुँ, से होती हुई ये निकली। और चाहे फिर वो दक्षिणी बिहार हो या फिर वो तमाम जहाँ पर बाढ़ प्रभावित जो कोसी का इलाका था, उन उन लगभग लगभग 50 विधानसभा सीटों पर राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर निकले। हुँ, लेकिन अगर जब सवाल होता है कि कांग्रेस को इसमें क्या मिला, तो इसके 2 जवाब। पहला हुँ, कि चुनाव को देखते हुए क्या मिला और दूसरा कि पर्सनल तौर पर कांग्रेस को क्या मिला। तो मेरा मानना है कि पर्सनल कांग्रेस को एक ऊर्जा मिली जिसमें कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में को लगा कि हाँ, उनका शीर्ष नेतृत्व सक्रिय है, बिहार चुनाव को ध्यान दे रहा है और बहुत गंभीरता से ले भी रहा है। और दूसरी बड़ी बात कि अगर उसको ये उम्मीद जगी कि सरकार बदलती है तो हमारे हाथ में हम मजबूती से अपनी बात रख सकेंगे। चाहे क्योंकि अ, गठबंधन में जो अब तक एक चेहरा नज़र आता था तेजस्वी यादव का, वो अब इकलौता चेहरा नहीं होगा। तो लेकिन अगर चुनाव के पर्सपेक्टिव से देखें कि क्या मिला कांग्रेस को, तो मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना कि कांग्रेस को इस यात्रा से चुनाव के परिप्रेक्ष्य में लाभ मिला है। वोटर अधिकार यात्रा के तौर पर अगर देखें तो वोटर अधिकार यात्रा में हम लगातार जब लोगों से बात कर रहे थे और तमाम लोगों से, तो या तो वो जो समर्थक थे जो ऑलरेडी आरजेडी और कांग्रेस को वोट करते हैं वो लोग आए हुए थे। नहीं, नहीं, ज सामान्य मैं तौर पर नहीं आपको मैं रोकना चाहूँगा, जिस कॉज़ को लेकर ये यात्रा हुई थी, वोटर अधिकार यात्रा, एसआईआर को लेके बड़ा इश्यू बनाया गया। इलेक्शन कमीशन पे तमाम ब्लेम किए गए कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिला हुआ है, वोट चोरी कर रहा है। क्या लगता है कि वो जो नैरेटिव लेके उतरा इंडिया गठबंधन, चाहे पीआईपी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या उस कॉज़ को लेकर के जो उतरे थे, वो कॉज़ सफल हुआ कि बस यात्रा ही रह गई, यात्रा इनकी? देखिए, इसमें नैरेटिव अगर वाली बात है तो नैरेटिव ये राहुल गांधी को इसमें एज तो मिला है। बीजेपी को बहुत हुँ, मुश्किल हो गई इस नैरेटिव को तोड़ने में कि जो बीजेपी कहती है कि ये लोग झूठ बोलते हैं और बरगला के 2024 में वोट ले लिया। और इसी तरीके से ये जो अब वोटर अधिकार यात्रा वाली बात जो कांग्रेस कर रही थी, उसको उसकी कार्ड जो है बीजेपी और एनडीए के सामने उतनी ज्यादा दिख नहीं रही थी। वो बेबस नजर आ रहे थे। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा में ग्राउंड पर वोटर्स पर क्या प्रभाव पड़ा? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जिनके नाम कटे हैं, इस वोटर अधिकार यात्रा में सिर्फ इतना हुआ है कि अगर ऐसी कोई जहाँ पर लापरवाही और जो आपने भी अपनी तमाम रिपोर्ट्स में दिखाया कि जो हुँ, लापरवाही चल रही थी, उन तमाम हुँ। रिपोर्ट और इस अधिकार यात्रा के बाद जो प्रेशर बना, उसमें अधिकारी किसी भी तरीके से गड़बड़ जो करने की जो आरोप लगाए जा रहे थे, वो हो नहीं पाया। और सारी चीज़ें ठीक से हुई, तमाम लोगों के वोटर कार्ड बन भी गए। और जिनके नाम जैसे ही पता लगता था कि नहीं इनका नाम कट गया, तो उनका तुरंत बीएलओ, मैंने कई जगह देखा कि
तमाम लोग कह रहे थे कि भैया इनका जुड़वा दे रहे हैं, अब आप इस पे अगर ज्यादा पॉलिटिक्स होगी तो फिर हाँ, जुड़ेगा भी नहीं। लगातार हाँ। विपक्षी दलों द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने अपने उस जो दिन नोटिफिकेशन देती है इलेक्शन कमीशन, उसमें उसने नोट नहीं किया। लास्ट में जाकर के 100 से ज्यादा शायद आई थिंक ये आरजेडी और लेफ्ट के ज्यादा थे, आरजेडी के बहुत कम थे। वो लेफ्ट ने एक बहुत काम किया ग्राउंड पे, हाँ, और लेफ्ट ने होमवर्क बहुत काफी अच्छा काम किया। थे। हाँ, लेकिन वो आरजेडी लास्ट में ये आरोप लगाया आरजेडी ने कि हमने काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको सीरियस नहीं लिया। और कई जगह हमारा हमने कहा, और कई बार ये हुआ कि जो बीएलए हैं या बूथ जो बीएलओ है, उन पर दबाव इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाया गया कि ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, और इनको जिस दबाव बना के उनसे वापस लिए गए जो भी। खैर, तो ये यात्रा में किस तरह के लोग जुड़े, मतलब ये जो भारत सॉरी वोटर अधिकार यात्रा थी, उसमें किस तरह के लोग जुड़े, आप देखते हैं उस किस तरह से? आप देखिए, एक तो टाइमिंग भी मैटर करती है कि आप सुबह 7 और 8 बजे जब यात्रा करके निकल रहे होते, तो ज्यादातर लोग या तो अपने सुबह के कामों में लगे होते हैं, या वो अपने काम की तरफ जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। हम्म। तो आपके साथ आपका सिर्फ कार्यकर्ता जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो आता है, और सामान्य पब्लिक उतनी नहीं जुड़ती। हाँ, भीड़ हम्म। दिखाई देती थी 10 बजे, जहाँ पर एक तो यात्रा सुबह 8 बजे शुरू हुई, उसके बाद उसका हम्म। स्पीच जो पॉइंट होता था वो लगभग 10 बजे, साढ़े 10 बजे होता था। तो हम्म। वहां पर जाकर जरूर भीड़ होना शुरू हो जाती थी, शहर के मेन चौराहों पर चंक्स में लोग खड़े दिखाई देते थे। लेकिन मास अपील, क्योंकि एक यात्रा थी, कोई ऐसी एक गैदरिंग पॉइंट नहीं था कि पूरे दिन से, कई बार होता है ना कि रैलियां होती तो सुबह 10 बजे से लोग आना शुरू होते हैं, शाम के 4 बजे तक आते रहते हैं, नेताजी आते हैं शाम को 5 बजे स्पीच देते चले हम्म। जाते हैं। तो ये उस तरीके का तो प्रोग्राम था नहीं, सुबह 8 बजे यात्रा शुरू होनी तो हो, टाइम पे निकली और निकल गई। तो कई जगहों पर शुरुआत के 2-3 दिन चैलेंज, जो परेशानी थी वो कांग्रेस के माथे पे भी, तमाम कार्यकर्ताओं के माथे पे दिखी थी, क्योंकि उनके झंडे कम दिख रहे थे, आरजेडी हम्म। के झंडे ज्यादा दिख रहे थे। तो इसमें मैंने कई कांग्रेस के नेताओं को कहते सुना कि भाई आरजेडी वाले जो है वो हमारे कांग्रेस के लोगों के हाथ में अपने झंडे और अपने बैनर पोस्टर पकड़ा के चले जा रहे हैं। तो ये एक पूरी यात्रा का ये एक अपना एक टसल था अंदर, कि आरजेडी हम्म। और कांग्रेस आपस में टसल में थी इस पे, कि हम्म। कहां पर किसके झंडे ज्यादा दिखे। आरजेडी को उतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि आरजेडी मुख्य पार्टी है विपक्ष में भी बिहार में, क्योंकि आरजेडी को तय करना है कि कांग्रेस को कितनी देनी है, नहीं देनी है। कांग्रेस आरजेडी से ले रही है, तो कांग्रेस को अगर आरजेडी से चाहिए है तो वहां पर उसे अपनी प्रेजेंस ज्यादा दिखानी पड़ रही है। तो आरजेडी का झंडा ज्यादा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस का झंडा ज्यादा होना बहुत जरूरी है। तो ये एक दरअसल बहुत लगातार हर दिन की चीज कैलकुलेट होती थी, चाहे फिर वो कृष्णा लबरू के लेवल पे हो, राजेश राम के लेवल पे हो, तमाम संगठन के लोग जितने हों, वो सब ये तय हम्म। करते थे किस चौराहे पर कांग्रेस का पार्टी का झंडा दिखा, नहीं दिखा, नहीं, कहाँ पर जैसे कि यात्रा में है। ठीक है, हम एक जगह मैं रोक रहा हूँ आपको। कांग्रेस चलिए जब यात्रा शुरू करी, वोटर अधिकार यात्रा, तो उन्होंने अपने कुछ चुनिंदा सीट जो सेलेक्ट किए कि कहाँ से हम जो यात्रा को गुजरेगी। कहा जा रहा है कि उन उन सीटों पर उसका परफॉर्मेंस पिछली बार बेहतर था, वो उसको दोबारा दोबारा रिपीट करेगी, और कुछ जगह जो है जहाँ वो कमजोर थी, उसको दोबारा वो अ, उस पर दोबारा वर्क करने के लिए अपने वर्कर को या बूथ लेवल जो भी उनके वर्कर थे उनको सरचार्ज करने के लिए उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की। लेकिन ये यात्रा अगर कोई कहे कि पैन बिहार यात्रा थी, तो पैन बिहार यात्रा नहीं थी, कुछ सेलेक्टिव एरिया की तरफ यात्रा थी। तो कैसे उसका फायदा आरजेडी को मिलेगा? कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ने अपने हिसाब से यात्रा डिजाइन की, एक तरह से यात्रा तो जो है कांग्रेस की थी, डिजाइन उन्होंने अपने अकॉर्डिंग किया, उसका फायदा आरजेडी को कैसे मिलेगा? जबकि अगर हम बिहार पॉलिटिक्स को देखें, तो उसमें जैसे हम कहते हैं कि आरजेडी के पास एमओआई है, मुस्लिम यादव है, कांग्रेस के पास देने के लिए आरजेडी को क्या है? कांग्रेस के पास देने के लिए देखिए, मुस्लिम और जो आपने कहा कांग्रेस पास देने के लिए क्या है, कांग्रेस को पता है कि मुस्लिम और दलित ये वोटर जो है अब कांग्रेस की तरफ ज्यादा जा रहा है। और कांग्रेस को ये भी पता है कि अगर हमें साथ नहीं लिया तो इस वोट का बिखराव होगा। ऐसा हम्म। नहीं है कि अगर कांग्रेस साथ में नहीं लड़ेगी और अलग लड़ जाएगी तो मुस्लिम वोट आरजेडी को ही मिल जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए आपकी मजबूरी है कांग्रेस को साथ में लेना।
और खास तौर पर मुझे लगता है कई जगहों पर जो मैंने कई विशेषज्ञों से सुना थी कि हम्म। कांग्रेस को कांग्रेस को अगर आरजेडी को साथ ले रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस को नुकसान भी हो रहा है यहाँ पे। चाहे फिर वो सीटों के मामले में हो तो वहां पर आपको आरजेडी की हर जगह सुननी भी है, और दूसरा कि जो लेकिन ये आरजेडी का एक वोटर कांग्रेस है। को मौका था, कांग्रेस को एक मौका था मसल पावर दिखाने के लिए कि सीटों के बार्गेनिंग कैसे कर सके वो। पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी वो चुनाव, परफॉर्मेंस बहुत खराब था, 19 पे जीती। अगर उस हिसाब से देखें तो लेफ्ट लेफ्ट उससे अच्छा परफॉर्मेंस लेफ्ट ने किया। तो इस बार जो कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने मसल पावर राहुल ने दिखाया कि सीटें हमारी कम ना हो सके। कहा जा रहा था जिस तरह रिजल्ट आया, कहा जा रहा था कि सीटें इनको कम दी जाएगी कांग्रेस को, कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। लालू के एक पुराना बयान भी वायरल हुआ इस बीच, कि लालू कह रहे थे कि नहीं, जब परफॉर्मेंस खराब है तो हम सीटें ज़्यादा कहाँ से देंगे। लेकिन एक तरह राहुल ने अपना जो है कार्यकर्ताओं को सरचार्ज किया, माहौल डेवलप किया और मसल पावर दिखाया कि हमारी भी संख्या यहाँ पे है, हमारे भी समर्थक हैं, तो सीटें जिससे कम ना हो सके हमारी। वो सेकंड अपोजिशन में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, अपोजिशन में जो बैठी है पार्टियां उनमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। तो इस तरह से उसको दिखाना भी था कि भाई हमारी सीटें कम ना हो सके यहाँ पे, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ा। बिल्कुल उपेंद्र, आपने भी लगातार यात्रा की, और आप यात्रा के अलावा उन तमाम जगहों पर भी गए जो गांव में अंदर सुदूर इलाके भी थे। आपको क्या लगता है कि यात्रा रूट के इतर जो आप यात्रा मार्ग को अगर छोड़ दें तो आसपास से अगर आप 1 किलोमीटर अंदर भी जाते तो वहां पे क्या इस यात्रा का आपको कोई असर दिख रहा था? देखिए मेरे अकॉर्डिंग, जब हमने जितने हम यात्रा के साथ साथ कई जगह चले, कई बार यात्रा से अलग होकर के हम लोगों से बात भी की, तो अगर हम यात्रा से अलग होकर के आप उस जगह पे जाइए, प्रॉब्लम क्या थी कि जिस इशू को लेकर ये लोग यात्रा निकाले, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये यात्रा बहुत टेक्निकल टर्म था। वोटर अधिकार थी, यात्रा थी, लेकिन इसमें वोट कट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बीएलओ आ रहा है, बीएलए क्या कर रहा है, वो आम पब्लिक जो बिहार की एक बहुत रूरल पॉपुलेशन जो है, वो इस चीज़ को नहीं समझ रही थी। मैं कह रहा हूँ कि हम यात्रा में अगर हमें 100 लोग मिल रहे हैं तो हम कहते हैं कि 90 लोग भी ये चीज़ नहीं समझ रहे थे। लेकिन हाँ, वो इसलिए ग्राउंड पे उतरे थे कि वो राहुल के समर्थन में थे या तेजस्वी के समर्थन में थे या सहनी के समर्थन में थे या लेफ्ट के समर्थन में थे। ठीक है, वो इस चीज को नहीं समझ रहे थे, महिलाएं तो खासकर नहीं समझ रही थी। हम कई जगह हम कहाँ पे हम सीतामढ़ी में थे, हमने सीतामढ़ी में कुछ महिलाओं से बात की। वो महिलाएं, बस ये पता था कि वोट चोरी हो रहा है, उनको नहीं आइडिया कि ये किस इशू के लिए यहाँ आए हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। उनको ये दिमाग में था कि वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी एक टेक्निकल टर्म है जिसको लोग आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझ रहे थे कि हाँ, राहुल यात्रा लेके निकले हैं और मोदी इस वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं, बस इतना। तो एसआईआर जो कॉज लेके निकले थे, वो एसआईआर को लोग समझ नहीं पाए। हाँ, लेकिन उनके समर्थन में भीड़ काफी जुटी वहां पे। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि आप जब जाएंगे उस यात्रा में, लोगों से बात करेंगे, तो जातीय समीकरण जब आप खोजेंगे किस जात के लोग उस भीड़ में ज्यादा हैं, तो आपको ज्यादातर मुस्लिम मिलेंगे, यादव मिलेंगे, लेफ्ट के कुछ लोग मिलेंगे, जो लेफ्ट में जो दलित जातियां हैं जो सपोर्ट में थी वो मिलेंगी आपको, और मिलेंगे साहनी बिरादरी के लोग आपको। सवाल सबसे बड़ा इस बार यही उठा कि इसमें एड ऑन क्या हो रहा है इनकी यात्रा में, एड ऑन क्या हो रहा है, क्योंकि भाई आपके साथ आरजेडी के साथ पिछली पहले भी मुस्लिम थे, यादव थे, अन्य जातियां अभी भी आरजेडी को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। कि हम यात्रा में जगह जगह जहां भी गए वहां पे देखे कि क्या होता है कि जातीय समीकरण एक चुनाव का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जो गोलबंदी आपको जिताने में बहुत मददगार होती है। तो जब हमने देखा कि यात्रा में किस तरह की जातियां जुड़ रही हैं, तो हम देखते थे कि मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है या यादव है या उसमें सहनी है, या अगर कुछ लेफ्ट के दलित जातियां हैं, वो बहुत परसेंटेज बहुत लार्ज नहीं है उनका कि वो बहुत इम्पैक्ट करे इनकी यात्रा में। तो ये सवाल हम कई जगह जिस जगह पे मिलते थे, अगर वहाँ कोई लीडर हुआ, जो लोकल लीडर, उनसे पूछते थे कि आपकी यात्रा में कोई अन्य जातियां क्यों नहीं शामिल हो रही हैं। वो कहते थे शामिल तो हो रही हैं, लेकिन जब उनसे पूछे कि दिखते नहीं है आपके यहाँ, क्योंकि जब वहीं पे 4-5 नाम आप पूछ लेंगे तो सारे यादव या तो फिर सहनी या तो फिर मुस्लिम यही सब निकलते थे, एक दो इक्का दुक्का निकल गए तो उसका कोई परसेंटेज नहीं होता। तो वो जातियां वो दिख नहीं रही थी इनकी यात्रा में। तो कहा गया कि शुरू में कि इससे आरजेडी को क्या लाभ होगा इस यात्रा से, लेकिन लाभ आरजेडी को ये हो सकता है कि जो कांग्रेस अपना जो वोटर लेके आए वो उसको मिल जाए,
क्योंकि आरजेडी के पास कैश कराने के लिए भी कोई वोटर है नहीं, उनके पास और जातियां हैं नहीं उनके पास जोड़ने के लिए, क्योंकि अन्य जातियां अगर अपर कास्ट जातियां देखेंगे तो वो बीजेपी के साथ जा रही हैं, गैर ओबीसी जातियां देखेंगे तो वो बीजेपी के साथ जा रही हैं, या बीजेपी जो है एनडी अलायंस के साथ जा रही हैं। दलित जातियों में भी कई लोगों की सेंध है। तो प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस की इस यात्रा से आरजेडी को क्या हासिल हुआ और कांग्रेस इस यात्रा से कितना सरचार्ज हुई, वो कितना अपनी सीट को जो है हासिल करने में कामयाब होगी, आगे के जब सीटों का बंटवारा होगा उसमें कितना कामयाब होगी। तो इस यात्रा से दो लोगों को अगर देखें तो आरजेडी को ये फायदा हुआ कि वो कांग्रेस के साथ मिल करके एक तरह से जो दलित वोटर हैं, जो उसके संविधान जो सही बहुत ही सेकुलर थॉट के लोग हैं, उनको अपने वोट बैंक में जोड़ने में कामयाब रही। और बची कांग्रेस, कांग्रेस ने अपने आप को रिवाइव किया है। जिस तरह से देखिए कांग्रेस बिहार में मरी पड़ी हुई थी, अक्सर हम प्रशांत किशोर को अपने जो है भाषणों में सुनते देखते हैं कि कांग्रेस को तो यहाँ पे लालू चलाते हैं। अक्सर आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस को लालू चलाते हैं, वो जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे, जितना सीट चाहेंगे उतना टिकट देंगे, और जिस तरह जिस अध्यक्ष को चाहेंगे उस अध्यक्ष को बना देंगे, जिसको प्रभारी बनाएंगे उसको प्रभारी बना देंगे। तो वो चीज जो उस मानसिकता से राहुल की यात्रा ने कांग्रेस को एक बूस्ट अप किया है और एक तरह से उस मानसिकता को तोड़ा है कि नहीं, हमारी जमीन है, हम यहाँ पे लड़ रहे हैं और हमारे समर्थक यहाँ पे हैं। और लास्ट वही आप देखेंगे राहुल की यात्रा का आखिरी दिन 1 तारीख को, जब आप पटना में गांधी मैदान में गए होंगे, देखे होंगे कि उस यात्रा में सबसे पूरी यात्रा में जिस भी तरह से आरजेडी और कांग्रेस जिस तरह से दिखी हो, लेकिन यात्रा के आखिर दिन पूरे झंडे जिस तरह से तामझाम पूरा कांग्रेस का था। कांग्रेस ने उस यात्रा के आखिरी दिन को हाईजैक किया। आप देखेंगे सबसे झंडे उसी के दिखे, राहुल हर जगह आगे दिखे तो इससे पीछे दिखे, सारे जितने भी भाषण हो, चाहे राहुल गांधी ने उसको मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे लेफ्ट के सॉरी जो इनके अलग अलग जो है स्टेट के जो भी सीएम रहे हो, चन्नी उन्नी सभी लोग उस दिन प्रेजेंट थे। तो वो कह सकते हैं कि एक उस दिन उन्होंने यात्रा को कैप्चर करके रख लिया कि नहीं, यात्रा शुरू हमने की तो हमारा ही एंड हम ही करेंगे इसको। तो नहीं वो इस बिल्कुल, तरह और से जो बात, हाँ बिल्कुल जो बात आपने कही उपेंद्र की, सब कुछ पी के आरोप लगाते थे कि भाई सारा कुछ लालू प्रसाद यादव ही तय कर देते हैं कांग्रेस में। तो ये बात काफी हद तक दिखती भी थी कि जब सीट शेयरिंग होती थी अब इससे पहले तक, तो कांग्रेस के नेता, जिस कद के नेता उस सीट शेयरिंग में जाते थे, वहां पर लालू प्रसाद यादव के कद का कोई व्यक्ति है नहीं कांग्रेस में। तो हम्म लालू प्रसाद यादव जो तय कर दें तो फिर वो सुन के आ जाते थे वहां से। लेकिन अब कांग्रेस ने पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरा एक व्यवस्था बनाई है बिहार में, खास तौर से चाहे फिर वो प्रभारियों के तौर पर हो, स्क्रीनिंग कमेटियों की बैठकें हो रही हैं, तो बैठकें हो रही हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं एक एक सीट पे। और कहा यह भी इनपुट जा रहा है कि जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी कि कांग्रेस इस बात पे राजी नहीं है कि सारी जो कमजोर सीटें हैं जिसपे एनडीए मजबूत है, वो उसके खाते में उसे दे दी जाए। क्योंकि हम्म एट द एंड कांग्रेस का कहना है कि आप अगर वो सीटें जो कमजोर सीटें हैं वो भी बराबर बराबर बंटनी चाहिए जितना कि पसंदीदा सीटें हैं। तो क्योंकि रिकॉर्ड तो कांग्रेस का खराब होता है और फिर कांग्रेस को अपनी यही जो उदारवादिता है यही भारी पड़ जाती है बाद में। तो इस पूरे कैंपेन में कृष्णा लबरू लगातार देखिए, राहुल गांधी के काफी भरोसेमंद माने जाते हैं और बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सामान्य तरीके से, बहुत अंडर प्रोफाइल रहते हुए हर एक कार्यकर्ता से बहुत अच्छे से मिलना। मतलब ये मानिए कि मैं देख रहा था जिस दिन आपने पटना का जिक्र किया, आखिरी दिन रैली थी, तब हम्म भीड़ के जो बैरिकेटिंग के बिल्कुल पास कृष्णा लवरू, जबकि कई बड़े नेता, कांग्रेस के कई बड़े नेता, बिहार के भी, बिहार से हम्म बाहर के भी, बिल्कुल राहुल हम्म गांधी के मंच और उसके आसपास थे। लेकिन कृष्णा लवरू वो व्यक्ति थे जो बिल्कुल पीछे खड़े हम्म हुए थे। और वहां पर जो व्यक्ति उन्हें जानता है, जो चूंकि वो प्रभारी हैं, बिहार हम्म, से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए जो व्यक्ति उन्हें हाँ साउथ जानता से वो आए उनके हुए हैं। पास, हाँ जो व्यक्ति आता उनसे मिलता, वो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ओवरवेलमिंग तरीके से हाथ मिलाते, उनसे हालचाल हम्म लेते। और अगर कोई सीटों को लेके या चुनाव को लेके कोई भी बात अगर होती तो उनका जवाब भी देते। मतलब एक होता है जो
नॉर्थ की पॉलिटिक्स रही है, तो हम्म। पॉलिटिशियंस में एक अपना लेवल सेट करके रखते हैं कि किनसे बात करनी है, किनसे नहीं करनी है। लेकिन कृष्णा वल्लभरू को पता है कि वहां पर कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है तो हर एक कार्यकर्ता को मुलाकात, बात और उसको बूस्ट अप करना पड़ेगा। तो वो लगातार मिलते, बात करते, जबकि वही तमाम अन्य नेता मंच के आसपास मंडराते हुए नजर आते हैं। जबकि कृष्णा वल्लभरू इससे काफी अलग दिखते हैं। वो मंच की राजेश बजाय वो यात्रा। राजेश राम को कैसे देखते हैं? राजेश राम पूरी यात्रा में एक तरह से कहें तो हर जगह मंच को वही शुरुआत करते थे, लोगों को भाषणों के लिए आमंत्रित करते थे। मैं मुझे लग रहा है मैक्सिमम जगह पे वही दिखे मुझे राजेश राम। उनका क्या प्रभाव पड़ेगा कि कांग्रेस जो इस पिछले अगर देखें तो 5-6 सालों से जो भी लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद से लगातार वो एक तरह से संविधान की बात करती है, दलितों को रिजर्वेशन की बात करती है, दलितों के हक की बात करती है और बोलती है कि जो बीजेपी ने उनका हक खा लिया, जो भी कहते हैं कि ये आएंगे तो फिर से उनका रिजर्वेशन खत्म कर देंगे और उनको फिर से वही पिछले जो आज़ादी के पहले जिस तरह से उनकी जातियाँ होती थी उनसे फिर से उन पे वही जातियाँ होंगी। तो ये सब सोच के जिस तरह राजेश राम को बिहार का अध्यक्ष बनाया गया, एक दलित कम्युनिटी से आते हैं वो, उनका कितना इम्पैक्ट देखते हैं इस यात्रा में और उससे उस अध्यक्ष बनाने से कितना फायदा देखते हैं आप कांग्रेस को बिहार में? देखिए, राजेश राम की अगर मैं बात करूं तो आप जब पूरी यात्रा में हम लगातार देख रहे थे कि राहुल गांधी की जो जीप थी, उस गाड़ी पे एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनके साथ मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य और राजेश हम्म। राम। इनके अलावा, मतलब राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस का सिर्फ एक चेहरा राजेश राम, हम्म। और साथ में एक चेहरा और था, वो था शकील अहमद खान। तो हम्म। कांग्रेस ने पूरी यात्रा में अपने साथ गाड़ी पे ये दो चेहरों को साथ में रखा। अब बात आती है कि आखिर किस तरीके से, देखिए, राहुल गांधी चूंकि इस पूरी यात्रा का मेन सेंटर पॉइंट व्यक्ति थे, बट बिहार में जितनी भी सियासी गतिविधियां होनी है वहां पर प्रेजेंट कौन रहेगा? वह या तो वो प्रदेश अध्यक्ष रहेगा या फिर प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, जैसे हम्म। जो कि कृष्णा अल्लावरू। तो कृष्णा अल्लावरू चूंकि बिहार से बाहर के हैं, एक इसलिए तरह से अगर देखें तो बिहार। कृष्णा अलवर थोड़ा नदारद रहे फ्रेम से, मतलब कैमरों से मुझे मुझे कम दिखे जिस तरह से दिखना चाहिए था उनको, वो थोड़ा नदारद मुझे नहीं, दिखे कैमरों से। ये उनकी, मैं मानूंगा ये कृष्णा लवर की वर्किंग ऑफ स्टाइल है कि अंडर हम्म। प्रोफाइल रह के ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलके बातचीत करके फीडबैक। देखिए, जब हम देखते हैं कि जहां पर ब्रेक पॉइंट दिन में लंच पॉइंट होता था, हम्म। कृष्णा अल्लावरू मीडिया से कम बात करते थे, नेताओं से ज्यादा बात करते थे। जो हम्म। मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा था क्या मीडिया भाषा में उन्होंने। लैंग्वेज का बैरियर था कि इसलिए लोगों से नहीं इंटरेक्ट नहीं कम करते थे? नहीं नहीं हम्म। नहीं नहीं, मीडिया से बात नहीं कर, मैंने क्या कहा, नेताओं से बात हम्म। करते, वो अपने कार्यकर्ताओं से बात करते, अपने पदाधिकारियों हम्म। से बात करते, हम्म। उनको फीडबैक देते, उनका उत्साहवर्धन करते। हम्म। लेकिन मीडिया से कम इंटरेक्शन रखा, क्योंकि उनको पता है ना कि बिहार में मीडिया में हाईलाइट होके कुछ नहीं करना है। उनका हम्म। मेन जो उन्हें जिम्मेदारी दी है वो पार्टी और कैडर की दी गई है, तो वो उसमें पूरे तरीके से रमे दिखाई दिए कृष्णा अल्लावरी। और जब हम देखते काफी लगभग शुरुआत के एक हफ्ते तक तो उन्होंने मीडिया से बात ही नहीं की, बस बहुत शॉर्ट में एक से दो लाइन में जवाब देना। जबकि जब लास्ट के दिनों में अगर हम यात्रा में देखें तो उन्होंने लंबे लंबे इंटरव्यूज दिए हैं, कई लोगों को, हम्म। तमाम लोगों को दिए जो उनके साथ लगातार फॉलो भी कर रहे थे। लेकिन कृष्णा अल्लावरू के साथ एक चीज और देखिए, कांग्रेस की कई सारी टीम्स थी, जिनमें कुछ टीमें आगे चलती थी, कुछ टीमें यात्रा के साथ, कुछ टीमें यात्रा के पीछे। तो हम्म। उसमें कृष्णा अल्लावरू के कंधे पे एक जिम्मेदारी ये भी थी, न सिर्फ ये कि उनके नेता बिहार में आए हैं, कृष्णा अल्लावरू के कंधे पे ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने कैडर खड़ा करके दिखाया, उनको ये अपने नेता को दिखाना था कि हमारा यहाँ पर कैडर है। तो उन तमाम लोगों से कोऑर्डिनेट करना, कहाँ पे यात्रा जानी है, कहाँ पर किसको जिम्मेदारी दी गई है। मैंने क्योंकि उन तमाम नेताओं से भी मिला था, मैं गया में था, और गया से जो आगे की तरफ यात्रा जानी थी, तो गया में कार्यकर्ता जो इनके थे वो एक रात पहले ही पूरी रात जो है हाईवे और सड़कों पर पोस्टर लगाते, सुबह 4-5 बजे वापस आते, हम्म। होटल में वो रेस्ट कर रहे होते। वो प्रदेश स्तर हम्म। के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता। और हम्म। भले ही वो यात्रा में अटेंड रहे ना रहे, लेकिन उनका कहना यही था, जब हम उनसे 2 दिन बाद मिले, हमने कहा कि कैसी रही आपकी, कह रहे शुरुआत में 1-2 दिन कम था, झंडे कम दिखे थे, लेकिन उसके बाद से जैसे हम लोगों ने कमान संभाली,
तो कृष्णा जी का भी हमें प्रोत्साहन मिला, मतलब उनकी तरफ से थम्स अच्छा, अप या जो भी एक उन्होंने। मैं बीच में रुकना चाहता हूँ। वो जब हुँ, आपने बोला कि कृष्णा एल्वेरू ने कहा कि बहुत ज़्यादा झंडे हुए, बहुत ज़्यादा एक आरोप ये भी लगता है कि मैक्सिमम उसमें कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता की बात होती है कि कार्यकर्ता अलग-अलग जगह से बुलाए गए कार्यकर्ता थे। कोई यूपी से था, कोई राजस्थान से था, कोई हरियाणा से था, कोई साउथ से था, कहीं से भी था। तो वो कह रहे थे कि जो एक्चुअल वोटर हैं बिहार के, वो कम जुड़े, कार्यकर्ता ज़्यादा थे उसमें। लोगों ने आरोप लगाए ये। तो वो कई बार जैसे लोगों से मिलिए तो वो बताते थे कि यार हम इस लोकेशन से आए हैं, हम अमेठी से आए हैं, हम रायबरेली से आए हैं। तो वो जो इस यात्रा का एक तरह से माइनस पॉइंट लोग ये भी बोल रहे थे, कुछ लोग हमको मिले जो बोले कि कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, कि इसमें कार्यकर्ता अलग-अलग जगह से बुलाए गए कार्यकर्ता थे ज़्यादा। वोटर जो थे हुँ, वो उस लोकेशन पे आए कुछ थोड़ा बहुत संख्या में जो आरजेडी के कोर वोटर थे, और कुछ जो है जो मुस्लिम थे तबके का वोटर था, और फिर जो दलित तबके का वोटर था, वो भी संख्या बहुत अ, माइनर थी संख्या, जिसको कहा जा रहा है कि वो इस यात्रा में जुड़े। बाकी कार्यकर्ताओं की ज़्यादा भीड़ थी। हज़ारों गाड़ियों का काफ़िला, वो हज़ारों गाड़ी काफ़िले में ज़्यादातर कार्यकर्ता थे। कुछ जगह जो लोग देखने आ रहे थे यात्रा को, जिनको लग रहा था कि राहुल गांधी को देखने को मिलेगा, वो अदर लोकेशन से लोग आ रहे थे या तेजस्वी को देखने को मिलेगा। वोटर उस तरह से नहीं जुड़े कह रहे थे यात्रा में। कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा थी, वोटरों की संख्या कम थी इसमें। नहीं, इसमें देखिए 2 चीज़ हैं इस पूरी यात्रा को लेके। देखिए, ये रैली नहीं थी, ये यात्रा थी। तो अब कई लोगों को यही नहीं पता होता था कि राहुल गांधी कितने बजे निकलेंगे यहाँ से। कोई सुबह से खड़ा है, कोई आधे टाइम खड़ा है, कोई शाम को खड़ा है कि सुबह निकलेंगे कि शाम को निकलेंगे कि आधी रात को पहुँचेंगे, किसी को नहीं पता। दूसरी चीज़ ये थी कि जो भीड़ थी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर उन लोगों का भी था जिन लोगों को टिकट चाहिए। हुँ, जिन लोगों को इस विधानसभा चुनाव में टिकट चाहिए, चाहे फिर वो हुँ। आरजेडी के हों या फिर कांग्रेस के, अपने साथ 100, 50, 100, 150, 200 लगा जितनी के भी बोर्ड भीड़ लगा के लाके खड़ा कर हैं। देते थे वो लोग। सही कहा। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ को लाने की कोशिश कर रहे थे। और जो स्थानीय बाज़ारों में जब आप देखें तो बाज़ारों में हुँ, तो आधा से 1 घंटा पहले बैरिकेड और रास्ते पे सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, तो लोग क्यूरोसिटी भी होती है कि कौन आ रहा है। और हमने देखा शेखपुरा में कि जब राहुल गांधी उपराष्ट्रपति चुनाव का नामांकन के लिए जब उन्हें सुबह 8 बजे पहुंचना था लेकिन वो नहीं आ पाए। तो शेखपुरा में जब हमने लोगों से बात की कि आपके यहाँ राहुल गांधी को आना था, वो तो राहुल गांधी नहीं आ पाए, अब उनका प्लान चेंज हो गया है, अब तो वो सीधा शाम को अगले जिले में लैंड करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे देखिए हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े नेता हमारे यहाँ आने वाले थे और उनका भी प्लान कैंसिल हो गया। मतलब लोग इतना जो लोग बाजार के ही लोग जो दुकानें थी हुँ, वहां पर ही हमने बात की थी। तो लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट तो रहता है कि भाई कोई बड़ा नेता आ रहा है, उसको देखेंगे क्या है कैसे है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि कार्यकर्ता है, तो चूंकि क्या था कि ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं था, हुँ। यात्रा बस है और निकल जानी है। और उसमें ये भी नहीं है कि नेता रुक रहे हों, वो वेव करते हुए आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को जुट अच्छा, कई मर्तबा कई जगहों पर और अधिकांश जगहों पर यही होता था कि जो स्थानीय नेता हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं और हुँ, उन भीड़ को लेके लोगों को लेके वहाँ खड़े हुए हैं और वो मंच भी सजा लिया है उन्होंने। हुँ। लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 मिनट आके यहाँ पे बोल दें, 1 मिनट आके बोल दें। तो चूँकि वो उनके प्रोटोकॉल में होता ही नहीं था, अच्छा, तो मन से याद इसलिए आया, मैं बीच में रोकूँगा आपको। हाँ, हाँ। दरभंगा में जो हुआ, प्रधानमंत्री की माँ को जो गाली दी गई, उसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं आप? किस तरह से उस वो मोदी जी 4 दिन बाद शायद उस अपने संबोधन में उन्होंने ज़िक्र किया और बड़ा इमोशनल हो गए। उसके बाद फिर कल बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद का कॉल दिया, और उसका जो भी इम्पैक्ट रहा हो। उसको किस तरह देखते हैं कि वो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका चुनाव में, कि क्योंकि प्रधानमंत्री हर चीज़ को कैच कराते हैं। वो कर्नाटका का चुनाव था तो वो बोलते थे कि भाई, वो चिट्ठा लेके खड़े हो जाते थे कि 100 से ज़्यादा बार गालियाँ दी गई। इस बार वो पहले ही आके विक्टिम कार्ड खेलने लगे कि मुझे गालियाँ दी गई, मेरी माँ को गालियाँ दी गई। तो उसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं आपकी चुनाव में, किस तरह से उसकी पब्लिक लेगी, बिहार की पब्लिक, कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई? देखिए ये जो गाली वाला मसला है ना, इसका मेरे हिसाब से कोई असर नहीं पड़ेगा, हुँ, क्योंकि लोगों को अपनी स्थिति दिखती है।
मतलब जो अगर न्यूट्रल वोटर है वो देखेगा कि मेरी रोजी रोटी, हम्म, मेरे घर का खान पान, ये सब बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई कैसे हो रही है नहीं हो रही, वो देखेगा। या हम्म, फिर जो बीजेपी का वोटर है वो भी नहीं देखेगा ये वाला मुद्दा, क्योंकि उसे बीजेपी को वोट दे नहीं देना है, और जो ओपोजिशन वाला है वो भी नहीं देखेगा क्योंकि उसे नहीं देना है वो। हाँ, हम्म, लेकिन बीजेपी ने बैठे बैठा बने बनाए ये मुद्दा विपक्ष को भी दे दिया, कि विपक्ष को भी हम्म, बोलने का मौका मिल गया। अगर हाँ, बीजेपी ये मुद्दा नहीं उठाती तो विपक्ष क्या बोलता फिर? वोटर अधिकार यात्रा जो पिछले 15 दिन से जो बात की जा रही है वो वही वही चलती रहती, हम्म, और वोटर अधिकार यात्रा तो समाप्त भी हो गई थी। लेकिन उस अधिकार यात्रा के समाप्त होने के पहले प्रधानमंत्री आके जिस मुद्दे को उठाया उन्होंने, उन्हें लगा कि जो जितना पिछली बार उनको फायदा मिला इस बार उनको हाँ, उतना भी हाँ, फायदा नहीं मिला। वो सोच रहे होंगे कि गाली का वर्ड यूज करेंगे तो विक्टिम कार्ड एक तरह से इमोशनल होंगे पब्लिक और मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। उस तरह से उसका दिखा नहीं हो, उसका अगर देखें तो रिवर्स फायर उनको कल की यात्रा में कल के जो बिहार बंद को कॉल दिया उसमें दिखा उनको रिवर्स फायर। जिस तरह से फिर उनके जो समर्थक आए उन्होंने सोनिया गांधी को लेके जो कहा, राहुल गांधी को लेके जो कहा, विपक्ष को और मुद्दा मिल गया कि बताइए उन्होंने मोदी की माँ उगा ली थी तो इधर भी लोग कम थोड़ी हैं, इधर भी लोग राहुल के गांधी की माँ को सबको सुनाए पड़े हैं, रास्ता नहीं, मैं ब्लॉक कह किया, रहा उस हूँ तरह से कि असर भी नहीं दिखा। बीजेपी के बिहार बंद में हम्म, आरजेडी और विपक्ष के बिहार बंद से आधे भी लोग नहीं थे, लोग थे ही नहीं हम्म, बिहार बंद नहीं, कराने के लिए। बिहार बंद में केवल बिहार बीजेपी के लोग थे, वो भी बहुत बहुत कम संख्या में लोग थे। और अरे उसका बिहार बंद निगेटिव में बीजेपी के भी लोग नहीं थे। और उसका निगेटिव असर सुबह ये एक पड़ा। घंटे के लिए आए और चले गए। हाँ, असर ये पड़ा कि कई जगह न्यूज चैनल में खबरें आई कि कई जगह जो है एम्बुलेंस को रोक दिया गया, कोई स्कूल जा रहा है उसको रोक दिया गया, किसी गाड़ी पलट दी गई, किसी को अस्पताल जाने में दिक्कत हो रही है। तो उससे उसका बहुत पॉजिटिव असर नहीं पड़ा इनके बिहार बंद के कॉल का, उसी तरह निगेटिव ही असर पड़ा। अच्छा, बिल्कुल। एक फैक्टर मैं ये भी बात करना चाहूंगा, बात कर ही रहे हैं तो लेकर के कि प्रशांत किशोर जो एक बड़ा त्रिकोणीय जो फैक्टर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? प्रशांत किशोर को लेकर मेरा मानना ये है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन हाँ, जितना इफेक्ट ओवैसी डाल देते हैं उसका आधा जो है प्रशांत किशोर कर ले जाएंगे। मतलब सीटों पर, जितनी सीटों पर, जैसे 25 सीटों पर अगर ओवैसी लड़ते हैं तो 10-12 सीटों पर तो प्रशांत किशोर गेम बिगाड़ देंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे कहीं भी। अच्छा, मतलब और जीतने क्या संभावना लग रहा है, कुछ सीटें उनकी निकलेंगी? मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर की सीट निकलेंगे, क्योंकि हाँ, बिगाड़ने के स्तर पे भी नहीं, तब हो सकता है कहा कि जा रहा है कि सीमांचल साइड में उनकी काफी पकड़ है और सीटों को लेकर के उनका अपना स्ट्रेटजी है, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को चुनाव लड़ाया और जिताया, जो भी उनका एक पिछला रिकॉर्ड रहा हो। कहा जा रहा है कि हर कैंडिडेट को लेकर के उनके पास एक, हर सीट पे हर कैंडिडेट को लेकर के उनके पास एक इक्का है कि अगर यहाँ से आरजेडी और बीजेपी एनडीए, अगर इंडिया और एनडीए इस आदमी को उतारती है तो हम इस आदमी को उतारेंगे। तो कहा जा रहा है कि हाँ, इस बार खेल में रहेंगे, वो होता नहीं कि खेल बनाएंगे लेकिन खेल बिगाड़ेंगे, और कह रहे हैं 10-5 सीटें शायद निकाल भी सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मुझे नहीं लगता 10-5 सीटें निकालेंगे, क्योंकि अब आप देखिए कि जब हम्म, ओवैसी जो कि इतना बड़ी मुस्लिम आबादी है, लगभग 18%, और सीमांचल में तो बहुत हम्म, कई सीटों पे बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं, तब उनको मुश्किल पड़ रही है इस बार के चुनाव में। क्योंकि पिछली बार के चुनाव तक तो ये होता था ना कि प्रत्याशी देख रहे हैं, पार्टी देख रहे हैं, रीजन देख रहे हैं। अब हम्म, 24 के बाद से चुनाव के पैटर्न ने जो करवट ली है उसमें करवट में यही है कि लोगों को समझ में आ गया, या तो किसी को जिता लो या तो हरा दो, हम्म। वोट बेस्ड मत जाने दो। और ज्यादातर पार्टियों ने गठबंधन भी बना लिए हैं, उसमें ओवैसी को नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि अच्छा, तो ये एक चीज ये भी कि ओवैसी जब आएंगे मैदान में तो क्या जो मुस्लिम इस यात्रा में आरजेडी और कांग्रेस के साथ खड़े थे, लेफ्ट के साथ में खड़े थे, वो क्या मुस्लिम छिटकेंगे, फिर से ओवैसी के पास जाएंगे, या पिछला रिकॉर्ड देखेंगे कि यार 5 सीटों पे जिताया था, 4 विधायक जाकर के आरजेडी में मिल गए, एक ही उनके पास रह गया, तो फिर चले जाएंगे तो उनको देने वोट देने क्या फायदा मिलेगा? तो क्या लगता है वो मुस्लिम रहेंगे एमएम के साथ में, कि वो फिर से जो है आरजेडी के साथ में जाना पसंद करेंगे? देखिए, मुझे लगता है ना इस मामले में, मुस्लिमों के मामले में खास तौर पर डिपेंड करता है कि इनके जो धार्मिक गुरु हैं वो क्या चाहते हैं।
नेता नहीं, धार्मिक जो गुरु हैं, मुस्लिम धर्म गुरु जो हैं, हम्म, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने तय किया था कि एक चीज तय हो जाए, या तो गठबंधन हो जाए और किसी तरीके से गठबंधन बना रहे कांग्रेस और सपा का, नहीं एमआईएम जिससे तो कि वोटों शुरू का में बिखराव बिखराव। ओवैसी शुरू में तो चाह रहे थे अलायंस करना। खबरें आई कि इंडिया अलायंस के साथ में जो उनके बिहार अध्यक्ष हैं वो इंडिया अलायंस से मिलना भी चाह रहे थे, वो गए भी थे शायद आरजेडी के ऑफिस में, लेकिन हो नहीं पाया इनका अलायंस। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ हम्म, कि जब इनके धर्म गुरु जो जितने भी होते हैं, क्योंकि उन्हें आगे 5 साल सारी चीजें, क्योंकि वो जो डिसाइड कर लेंगे वही आगे 5 साल हो रहने वाला है। तो हम्म, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम धर्मगुरु ये चाहेंगे कि ओवैसी के साथ क्रांतिकारी भूमिका में चले जाएं और फिर अगले 5 साल तक अगर सत्ता में नहीं आए तो फिर हम्म, जो है 5 साल जो है वो ऐसे ही बीत जाए, कोई विकास ना हो या फिर उनकी उनको दरकिनार करके रखा जाए। तो वो इतना तो मुस्लिम वोटर ध्यान रखेगा कि भाई किसी भी तरीके से एक तो एनडीए को हटाना है, और एनडीए को हम्म, हटाना है तो साथ में हम्म, किसी को जिताना भी है, तब तो जाके एनडीए हटेगी। तो हम्म, इसलिए भले ही एक बार ओवैसी को दरकिनार करना पड़े कर देंगे, लेकिन एनडीए को नहीं आना देना है। अगर ये बात दिमाग में घुस गई और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने तय कर लिया बिहार में कि नहीं, इस बार जो है हम्म, मुस्लिमों का वोटों का बिखराव नहीं होने देना है, जैसे हम्म, यूपी में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने तय किया था कि वोटों का बिखराव किसी तरीके से नहीं होने देना है। जहां हम्म, तक कि रामपुर की सीट में आपने देखा था कि सपा ने आजम खान के खिलाफ ही कैंडिडेट का ऐलान कर दिया था। आजम खान ने हम्म, जेल से ऐलान कर दिया था कि यहाँ से या तो अखिलेश लड़ेंगे या कोई नहीं लड़ेगा। हम्म, तो अखिलेश ने वहां पे दिल्ली से एक पैराशूट प्रत्याशी को उतारा और वो भी 2 लाख के करीब वोटों से जीत के चला गया। तो हम्म, मुस्लिम धर्मगुरु तय करेंगे बिहार में कि उन्हें 5 साल आगे क्या करना है, और अगर वो एक बार तय कर लेंगे तो कांग्रेस और आरजेडी के लिए फायदा हो जाएगा। नहीं तो नुकसान तो सबका है, फिर ओवैसी का भी है और चलिए। सबका है। तो ओवैसी को पता है इस बार उनको हम्म, इतनी वेटेज नहीं मिलने वाली। हर बार सिर्फ वो 4-5 सीटें लेके या हम्म, लोगों का बलिदान करवा के वो आगे चुनाव कब तक आके लड़ते रहेंगे। नहीं नहीं, वही वो वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे कि इस बार वो भी कोई भूमिका अदा करेंगे अलग से। लेकिन लग नहीं रहा है कि इस बार मुस्लिम वोटर जो है वो क्लियर कट है इस बार। मुझे लगता है जितना मैंने देखा मुस्लिम वोटर इस बार क्लियर कट है कि हाँ नहीं, मुझे क्लियर कट नहीं है, क्लियर कट नहीं एनडीए है, लेकिन उन्हें एनडीए के देना एनडीए देना के अपोज उन्हें। में ही रहना। हाँ, एनडीए के अपोजिट में ही रहना उनको इस बार लग रहा है कि इंडिया हाँ, के अपोजिट में रहना मतलब इंडिया के साथ रहना। तो वो वोट हाँ। अब की इस बार बिखराव नहीं करेंगे वो। और इस बार क्योंकि पिछली बार वो देख चुके हैं इस चीज का रिजल्ट कि जब जाना उनके विधायक उन्हीं के साथ जाना है। और कुछ वोटों के अंतर से अगर 19-20 अगर सीटें कम हो रही हैं तो वो एड ऑन करके वो इंडिया को और मजबूत करना चाहेंगे। खैर बातचीत अच्छी रही हमारी और हम आगे भी बात करते रहेंगे। और जैसे जैसे बिहार का चुनाव अपने सुरूर पर चढ़ेगा हम चीज और भी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। अ, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जीडी हो, चाहे आरजेडी, इन सब की चीज़ों पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी आपका। हम आगे थैंक बात यू, करते थैंक रहेंगे। यू।